ਜਿਹੜਾ तवी बचाओ अंदोलन है ना, अक्सर जिस टाइम तुस सतवारी पार करते हो तो ये चर्चा बड़ी होंगी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कि भाई तवी बचाओ अंदोलन बड़ा एक्टिव है, तुस तवी बचा दो। मेरी हथ बनिए थोड़े अगे दरख्वास्त है कि तुस शहर वाले सारे तवी की बचाना बंद करी लो, क्योंकि थोड़े तवी की बचाने के चक्कर च ना साड़ियाँ धिदियाँ लगियाँ। सारा तुहें अपने जड़ा शहर में टारगेट तुसें नहीं कराना सर। आ जाओ भड़ियाल ब्राह्मणा तवी अंदोलन वाले सारे और देख लो थोड़े विकास मॉडल का जड़ा दूआ कू रूप है वो कैसा हो सकता है, उसकी शक्ल क्यों हो सकती है, उसी तुम भड़ियाल आइए दिखी लो। यदा मतलब यह है कि अंदोलनकारियों की जी तवी बचाओ अंदोलन है वो कोई 10 किलोमीटर वाली तवी है, उनकी 10-12 किलोमीटर के बाद तवी जी है उनकी माता नहीं रही, वो सूर्य पुत्री नहीं रही, वो पता नहीं के बनी आती है। और अज की डेट के अज एक सर मैं गल खत्म करा, मैंने अज की होया मैं एक दुकान जी 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 अज मैं एक दुकान उपर गया बेसिकली ता दिक्कत हुई। मैं दुकानदार की आख्या यार तू गंदी रखना है दुकान अपनी, तेरी दुकान अंदर नहीं मक्खियां नहीं हियां, वो मक्ख है मक्ख की परिचित हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना कठिन रहेगा। हमारे पास इस समय 3 व्यक्ति जो मौजूद हैं जैसे जिनका तारुफ अमित ने करवाया, प्रोफेसर राकेश अत्री, मिस्टर अनमोल अहुरी एंड मिस्टर भूषण परिमो, और ये 3 अलग अलग विषयों पे बात करेंगे, परंतु जिसका सार केवल एक ही रहेगा, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट जस्टिस एंड गवर्नेंस। आज के जो आयोजक हैं स्पेशली डॉक्टर अमित, इन्होंने बार बार फ़ोन करके इंश्योर किया कि मैं यहाँ आऊँ। मैं थोड़ा सा साइंटिफिक एस्पेक्ट पे बात करूँगा, क्योंकि जब हम इसके सोशल एस्पेक्ट और पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे डिस्कशन करना शुरू हो जाएंगे कर देंगे तो हम शायद कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि डिजास्टर का मतलब सिर्फ आपदा नहीं है। डिजास्टर का मतलब ये है कि दैट वी आर रॉन्गली लोकेटेड। हमने अपने आप को वहाँ लोकेट कर लिया है जहाँ पे नेचर बसती है, जहाँ पे तवी रहती है, जहाँ पे तवी शायद 100 साल में आती होगी वो, ठीक है। there is something a geological time scale and there is something called human time scale ना। हम तो क्या है बस 50, 60, 70 साल जिएंगे, फिर जनरेशन चेंज हो जाएगी। But if you look at the history of Earth, that is from where I want to begin actually. If we really want to understand climate change, history of Earth में एक इवेंट हो सकता है 200 साल बाद या 300 साल बाद हो या 400 साल बाद या 500 साल बाद हो सकता है। तभी यहाँ तक आती है, 500 साल पहले तभी यहाँ हो, और हो सकता है अगले 5 साल में फिर तभी यहाँ आ जाए। तो ये प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है नेचर को लेके वहां पे प्रॉब्लम है। सो क्लाइमेट चेंज, जिसको हम क्लाइमेट चेंज कह रहे हैं, अगर वो हमें आज प्रॉब्लम दिख रही है तो द रीजन इज, द फर्स्ट रीजन इज कि दैट वी एज इंडिविजुअल्स, वी एज कम्युनिटी, वी एज स्टेट, वी हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड द क्लाइमेट। एंड जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं दैट इज बीइंग कैरिड आउट इन ए वॉइड, ठीक है। वो हमने अपने कुछ स्केल्स बना लिए, फिर हम कह रहे हैं कि हम डेवलप कर रहे हैं, बट फिर उसमें हम इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं एनवायरमेंट को या फिर आज क्लाइमेट पॉलिसीज को, बट एक्चुअली दे हैव टू बी द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। जब तक ये सारे मुद्दे डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं होंगे तो तभी जो है वो हमारे खेतों तक आती रहेगी। अब क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, हमें हमारी जो अभी तक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, जमीन अर्थ बनी थी लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले। कितने? 4.6 बिलियन साल पहले। अब बिलियंस में आप जीरो लगाते रहना घर जाके, कोई दिक्कत नहीं, मैं उस पर जीरो नहीं लगाऊंगा अभी। जब जमीन का उदय हुआ था, जब ये हमारी जमीन बनी थी, तब इसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, है ना। तो क्लाइमेट वाला तो कोई इशू ही नहीं था। और फिर क्या हुआ, अगले 1 बिलियन ईयर्स लगे इसको अपना एटमॉस्फेयर लेने में। वो एटमॉस्फेयर दैट वाज नॉट सुटेबल, हमारे लिए वो सही नहीं था। उस वक्त तक जीव जो थे वो इस धरती पे नहीं थे। फिर 1 बिलियन साल और लग गया कि वो जो एटमॉस्फेयर बना था,
जिसमें बहुत सारी मीथेन थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, टॉक्सिक गैसेस थी, ज़मीन को वो वापस जज़ब करने में, जज़ब कैसे हुए, प्लांट्स आए, है ना, ओशंस बने, कुछ चीज़ें जो हैं वो ओशंस में डिज़ोल्व हो गई, कुछ प्लांट्स ने अपने आप में मतलब समाहित कर ली, ठीक है। और वो जो एटमॉस्फेयर था वो टॉक्सिक से एक ऑक्सीडाइज एटमॉस्फेयर, जिसमें आज हम देखते हैं 22% ऑक्सीजन है। 22% में से अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अगले 1 बिलियन साल लगे जी उनको ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंचने में और एटमॉस्फेयर को ऑक्सीडाइज होने में। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो टॉक्सिक गैसेस थे, ये गए कहाँ पे? ये क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन जब हो रही थी तो इस ज़मीन पे बड़े बड़े प्लांट्स, बड़े बड़े ट्रीज ग्रो हुए, ठीक है। और उन ट्रीज में आज भी आप देखो लकड़ी जो है इट इज़ ए कार्बन स्टॉक। और धीरे धीरे फिर अगेन ज़मीन चेंज होती रही, बाढ़ आती रही, फ्लड्स आते रहे, तो वो प्लांट्स कहाँ चले गए? कार्बोनिफेरस एरा कहते हैं हम लोग एक सिल्वेरियन एरिया। अगर कोई जूलॉजिस्ट बैठे होंगे मुझे करेक्ट भी कर देंगे। वो ज़मीन के अंदर चले गए, ठीक है। तो कार्बन कहाँ होगी? कार्बन ज़मीन ने क्या कर ली? अपने अंदर समाहित कर ली, ठीक है। स्टोर्ड, अर्थ स्टोर्ड कार्बन है ना, इन द फॉर्म ऑफ वो जो कोल बना हमारा, फॉसिल फ्यूल्स बने, कुछ ओशन में डिजॉल्व हो गई कार्बन डाइऑक्साइड और बन गया कार्बोनिक एसिड। अब ये बड़ा एक ना इम्पॉर्टेंट और बड़ा एक अच्छा सा बैलेंस है कि पिछले 80 साल में, 80 नहीं कहूँगा मैं, 80,000 साल में, 800,000 ईयर्स समथिंग लाइक दैट, है ना, कि ज़मीन जो है इट हैज़ ऑलमोस्ट स्टेबल एटमॉस्फेयर, जिसमें क्या है कि अर्थ ने एक नेचुरल वे से कार्बन स्टॉक करके रखा हुआ है, ओशंस में कार्बन डाइऑक्साइड है। बस एक ना कुछ हम एक टर्म यूज़ करते हैं साइंस में, मिलनकोविच साइकिल्स, कि अर्थ का ऑर्बिट जो है वो थोड़ा चेंज होता रहता है धीरे धीरे। जैसे सन है ना, सन के आगे पीछे ज़मीन घूम रही है, कभी ऑर्बिट बड़ा होता है, कभी छोटा होता है। जब कोई चीज़ सन से दूर जाएगी तो टेम्परेचर कम होगा, पास आएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। तो इस तरह के साइकिल से क्या होता है कि देयर इज ए पीरियड ऑफ ग्लेशिएशन एंड उसके बीच में जो इंटरमीडिएट पीरियड है डीग्लेशिएशन का। अब मैं इतना ना कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि पिछले 800,000 ईयर्स में क्या हुआ है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट स्टेबल रहा है। बस जो वेरिएशन हुई है वो मिलनकोविच साइकिल से हुई है। लेकिन पिछले 150 साल में हमने क्या कर दिया है? हमने क्या कर दिया? डेवलपमेंट कर दिया, ठीक है। हमने ये सोचा कि डेवलपमेंट का ये तरीका है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्लाइमेट वाज ऑलवेज चेंजिंग, क्लाइमेट इज स्टिल चेंजिंग। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज, वो क्लाइमेट चेंज जो इंसानों की वजह से हो रही है। और हम अगर आज डिस्कशन यहाँ करने बैठे हैं तो हम नेचुरल क्लाइमेट चेंज की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। जो बाढ़ 10 साल में एक बार आती थी या 15 साल में एक बार आती थी, और वो साल में 2 बार आना शुरू हो गई है, ठीक है। अभी मैं थोड़े दिन पहले डेटा पढ़ रहा था कि हिमाचल प्रदेश में इस बार सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम इवेंट्स हैं। कभी फ्लड्स हो रहे हैं, कभी लाइटनिंग हो रही है, कभी कहीं हरिकेन्स आ रहे हैं, अनटाइमली स्नोफॉल हो रही है, या फिर आप खुद ही देखते हो कि अभी मैं पीछे ना यहाँ पे बॉर्डर एरिया में गया था, वहाँ मैंने बड़ा शौक है मुझे बासमती चावल खाने का, मैं बासमती चावल ले आता हूँ। तो वहाँ गया तो वो कह रहा था भाई ऐसे तो नॉर्मली एक कनाल में हमारी 2 बोरियाँ निकलती हैं, इस बार एक ही निकल रही है, यादें निकल रही है। मैंने कहा ऐसा क्यों हो गया? कहे जी अनटाइमली रेन, जो बासमती चावल थे वो सड़ गए जी, रेन कलर टाइम पे हो गई। सो दिस इज व्हाट हैपनिंग नाउ एक्चुअली, ओके। सो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पिछले 150 साल में हमने क्या किया कि हमने सोचा कि हम लोग सी नेचर वॉज ऑलवेज ए फोर्स दैट वॉज कंट्रोलिंग ह्यूमंस। हम लोगों को कंट्रोल क्या कर रहा था? नेचर कर रहा था। हमें हमारे रिचुअल्स भी देखो कहीं ना कहीं नेचर के आगे पीछे घूमते रहते हैं। इवन जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं वहाँ भी देखो, जो भगवान जब नाराज होते हैं तो फ्यूरी कम्स इन द फॉर्म ऑफ नेचर, टॉर्नेडोज आते हैं, है ना, भूचाल आते हैं। तो नो पिछले 150 साल में क्या हुआ कि वो जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 280 के आगे पीछे थी, हमने उसको ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। अभी मैं फ़ोन पे चेक कर रहा था कि आज की अभी हम यहाँ खड़े हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन हैं वो है 430 के आगे पीछे, ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है।
अब जब मैं ये कह रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट अब 1.5 टाइम्स या 1.6 टाइम्स या डबल हो गई है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ओजोन लेयर जो ऑलमोस्ट डिस्ट्रक्शन की तरफ थी वो इम्प्रूव भी हो रही है। सो अभी हम ये डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो डिस्कशन में कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग सब ये कहना शुरू करें बुरा है बुरा है बुरा है बुरा है बुरा है। भाई बुरा हमारी वजह से है ना, अच्छा भी है, अच्छा होने की पॉसिबिलिटीज भी हैं। देयर इज गुड एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स कि अगर वो इनिशिएटिव्स के हम ध्यान दें, क्लाइमेट पॉलिसीज को हम लोग क्या करें, अपने डेवलपमेंटल नीड्स में इनकलकेट करें, थोड़ा बेहतर भी हो सकता है। अब पिछले 150 साल में हुआ क्या है कि जैसे अमित जी अभी कह रहे थे कि COP30 चल रहा है ना। COP30 क्या है कि भाई इंटरनेशनल नेगोशिएशंस है। इंटरनेशनल नेगोशिएशंस, अब कार्बन डाइऑक्साइड निकल कहाँ से रही है? कोल जलाने से। कोल क्यों जला रहे हैं? कोल इंडस्ट्री में चल रहा है। इंडस्ट्री किसकी है? कैपिटलिस्ट की है, इंडस्ट्रियलाइज नेशंस की है। हम इंडिया है ना, या बाकी डेवलपिंग कंट्री, हमने तो अभी स्टार्ट किया 90 से 92 से है ना, जब से थोड़ा ग्लोबलाइजेशन हुआ है। उससे पहले कौन एमिट कर रहा था? उससे पहले यूरोप एमिट कर रहा था, अमेरिका एमिट कर रहा था। हम क्या कर रहे थे? हम तो गुलाम थे, ठीक है। सो जब नेगोशिएशंस, जब पता चला शुरू में, पहले मैं बताता हूँ कि जब शुरू में ओजोन का इशू आया कि भाई ओजोन डिप्लीट हो रही है, तो इट वाज द साइंटिस्ट हु वर गिविंग द डेटा दिया कि भाई देखो डिप्लीट हो रही है, और कैपिटलिस्ट जो थे, इंडस्ट्रियलिज्म के पीछे बढ़ गए, ठीक है। क्या हो गया? FIR लगी, लेकिन स्टिल डेटा केम एंड नाउ वी नो दैट देयर इज अ ट्रीटी which is actually helping us to stop ozone depleting substances, है ना। इसी तरह जब क्लाइमेट का मसला आया तो 89 में 88 में IPCC बनी, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसका काम था कि रिपोर्ट लिख के आए। शुरू में लोगों ने क्या कहा कि भाई ये तो सारे दिस इज प्योर कैपिटलिज्म, है ना, कि ये जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं दे आर ट्राइंग, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है, और लगाएंगे क्या? ये कार्बन एमिशंस। भाई आप ही कार्बन एमिट करते हो। दिस इज ट्रू इन सम सेंस, बट पूरी तरह से ट्रू नहीं है। नो, इफ यू लुक, अमेरिका इज आउट ऑफ द लूप, है ना। बाकी लोग सारे जो हैं वो उन्होंने अपने अपने टारगेट्स लिए हैं पेरिस में। पहले क्योटो चलो फेल हो गया, फिर पेरिस में टारगेट्स लिए। अब इंडिया का पोजीशन ये है कि भाई वी आर नॉट हिस्टोरिकल एमिटर्स। इंडिया और चाइना का ये पोजीशन है कि हमारा हिस्टोरिकल बैगेज नहीं है। हमने तो अभी शुरू किया है, 90 से 80 से शुरू किया हमने। आप तो पिछले 150 साल से एमिट करो और आपने इतना एमिट कर दिया। हमने थोड़ा सा एमिट किया था हमने, अभी अपनी इंडस्ट्री बनाई थी, और आप क्या करने शुरू कर गए कि क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो हमें अभी डेवलप करने दो। बट द फैक्ट इज दैट क्लाइमेट इज चेंजिंग। टेम्परेचर जो है विद रेस्पेक्ट टू 80-50 इट इज ऑलरेडी इंक्रीज बाय 1.2 डिग्री सेल्सियस। और क्लाइमेट चेंज होगा जैसे जैसे ट्रेजेक्ट्री बढ़ेगी, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज की ट्रेजेक्ट्री बढ़ेगी, वैसे वैसे एडेप्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी। भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तभी हमारे यहाँ अगर बाढ़ आ रही है, तबाही हो रही है, तो पैसे किसको लगाने हैं? पैसे तो हमको लगाने हैं। सो बेहतर है कि हम इसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें। कंट्रोल कैसे होगा? 2 टर्म्स यूज होती हैं क्लाइमेट साइंस में। एक है मिटिगेशन मतलब कि किसी तरह से हम ये जो कार्बन एमिशंस हैं इनको थोड़ा कम करके रखें, ताकि जो टेम्परेचर चेंज है उसको थोड़ा सा हम कंट्रोल करें। ऐसा ना हो कि 5 डिग्री चेंज हो जाए। 5 डिग्री चेंज हो जाएगी तो क्या होगा? हर 2 महीने के बाद आपके यहाँ कोई ना कोई एक्सट्रीम इवेंट्स जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, चाहे वो फ्लड्स होंगे, चाहे वो लाइटनिंग होगी, चाहे वो टॉर्नाडोज की शेप में आएंगे। तो 2 चीजें, एक है मिटिगेशन की किस तरह से हम क्या करें क्लाइमेट चेंज को थोड़ा रोक लें, और अडेप्टेशन मीन्स कि भाई कुछ तो एमिशंस हो रखी हैं, ठीक है, वो जो एमिशंस हो रही है, आग लग रखी है, ठीक है, उस आग से क्या होगा? तबाही तो होगी। बस उस आग में और तेल ना डालें, ठीक है। कुछ फ्यूचर इंपैक्ट्स भी होंगे, कुछ करंट इंपैक्ट्स भी होंगे, उनके साथ कोप तो करना ही है। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दिस इज ए फैक्ट, है ना। फैक्ट का मतलब है कि अनटाइमली रेन हो रही है तो हमारी बासमती राइस जो है वो खराब होगी। अब हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नई वेराइटीज डेवलप करनी पड़ेगी, जो कि क्या करें, जो 4 महीने ना लगा के 3 महीने में राइप हो जाए। कम से कम 1 महीना तो बचा लें कहीं से, ठीक है। ऐसी एग्रीकल्चर वेराइटी सामने कॉस्ट है। इफ यू मतलब हैपन टू विजिट कॉस्ट, तो आपको पता चलेगा कि बड़े सारे साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं कि किस तरह से नई वेराइटीज डेवलप की जाए, जो कि क्या करें, एक तो जल्दी पक जाए,
दूसरा ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, जिस समय पानी ना हो उस वक्त थोड़े कम पानी में भी होना शुरू हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी रिसर्च है, और इस सब रिसर्च के लिए क्या चाहिए? पैसा तो चाहिए, है ना। सो देयर इज अ कॉस्ट ऑफ एडेप्टेशन। बिल्डिंग्स हैं, पुरानी बिल्डिंग्स तो अब बाढ़ तो आने वाली है, ठीक है, और फ्रीक्वेंट रेन्स होने वाली हैं, दिस वी नो, ठीक है। अब रेन्स होने वाली हैं तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा जो क्लाइमेट रेजिस्टेंस, तो उसके लिए क्या है? देयर इज ए कॉस्ट। वो कॉस्ट कौन बियर करेगा? अभी अमित जी कह रहे थे कि GCF है, ग्लोबल क्लाइमेट फंड, उसका काम है कि फंड सप्लाई करना स्पेशली डेवलपिंग नेशंस को। नाउ इंडिया इज सेइंग भाई हमें बिलियंस में नहीं, अब कॉस्ट जो है ट्रिलियंस में, खर्चा जो है बिलियंस में पूरा नहीं होने वाला। वी नीड मनी इन द ट्रिलियंस। सो दैट इज दीज आर सम ऑफ द लूप होल्स, सम ऑफ द बॉटलनेक्स, जिसकी वजह से नेगोशिएशंस आगे नहीं बढ़ पाती। अब सारी चीजें जो है वो हम ये ना कहें कि इंडिया इज डूइंग गुड, ऐसा नहीं है। पिछले 2019 में हम लोग क्लाइमेट ट्रैकर में 10वीं पोजीशन पे थे, अभी हम गिर के 21 पे आ गए, ठीक है। वैसे ही आप एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस देख लो, वी वर परफॉर्मिंग वेरी गुड जब आज 14-15 साल पहले जब रमेश जी थे अपने एनवायरमेंट मिनिस्टर। आप देखो, आप 170 कंट्रीज में हमारी 160वें पोजीशन है। सो मुझे लग रहा है शायद आई शुड गिव टाइम टू अदर्स, दूसरों को भी मौका दूं थोड़ा बोलने का। सो ये वो था जो टेक्निकल एस्पेक्ट था, ठीक है, कि क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है, और चेंज के लिए क्या है? मिटिगेट करना है। मिटिगेट मेरे लिए, आप लोगों के लिए शायद पॉसिबल नहीं है। मिटिगेट का मतलब कि हम कैसी वेराइटीज डेवलप कर रहे हैं जिससे एमिशन कम हो, सोलर लगा लें एमिशन कम हो। दूसरा क्या है? एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मतलब लोकल लेवल पे हम लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव जो है वो बड़े जरूरी है। मैं आगे कोशिश करूंगा कि बाकी लोग भी बोलें, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये डिस्कशन आगे बढ़ेगी मैं कोशिश करूंगा कि अपने विचार जो है वो बीच में देता रहूं, और आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होंगे, आई विल बी अवेलेबल है, ठीक है। तो आई विल आंसर। ये क्लाइमेट चेंज, जैसे कि अभी प्रोफेसर साहब ने बताया, दैट एक नेचुरल है, लेकिन क्लाइमेट चेंज का एक ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर इतनी चर्चाएं पूरी दुनिया, पूरी वर्ल्ड में हो रही है। और एक मतलब एक दो भाग हैं प्राइमरीली। पहले तो एक भाग ऑलमोस्ट खत्म हो गया था 2000 से पहले या 2010 के पहले, जो भाग बोलता था कि यार क्लाइमेट चेंज तो नेचुरल ही है, इसका कोई भी ह्यूमन इंड्यूस है ही नहीं रिलेशन। और इसके ऊपर एक बहुत बड़ी लॉबी थी जिसको हम फॉसिल फ्यूल लॉबी कहते हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है। और ये इंडस्ट्री सिर्फ इंडिया की नहीं है, ये पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो 100 साल से पेट्रोल की एक मोनोपोली बना के बैठी है, जिसमें आप च्युइंगम से लेके आपके जो कपड़े आप पहन रहे हैं और आपका जो फ्यूल आप यूज कर रहे हैं वो सारा पेट्रोल से बनना शुरू हो जाए। और ये 1900 से पहले की ही शुरुआत है इस लॉबी की, जो लॉबी धीरे धीरे कंसंट्रेट होती गई और फिर पूरी दुनिया में इसी लॉबी के भाग बन गए। हमारे इंडिया में भी आप जानते हैं किनके पास सबसे ज्यादा बड़ी रिफाइनरी है, और उसी तरीके से दुनिया में भी ऐसी कुछ कॉर्पोरेशंस है, जैसे शेल कॉर्पोरेशन है, ब्रिटिश पेट्रोलियम है, ये लेगेसी कंपनीज हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शुरुआत से ही 1980 से ही इनको पता था इनकी प्रोडक्ट से कुछ गड़बड़े हो रही हैं, और ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो चुकी थी 70s और 60s में ही, जो अल्टरनेट्स लेके आए, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में बात करें। आज जैसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात हो रही है, ये आज का नहीं है, ये लगभग 4 डेकेड 5 डेकेड पहले बन चुका था, लेकिन ये मार्केट में नहीं आया, मार्केट में लाया नहीं किया। और इसी तरीके से इसमें एक लार्जर लॉबी डेवलप हुई जिसने इस चीज की धारा बदलने की कोशिश की कि हमें पेट्रोल की तरफ ही रहना है, हमें पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, चाहे हम जंग लड़ें, चाहे हम जिंदगी में आम चीजें करें, चाहे हम कुछ खाएं, चाहे हम लोग पैकेजिंग, जिसकी आज आप सब कुछ ना कुछ पैक करके लेके जाते होंगे, उस सब में पेट्रोल ही है, फॉसिल फ्यूल ही है। और इस चीज के ऊपर पूरा फोकस किया गया कि हम लोग कोई और ऑल्टरनेट के ऊपर नहीं जाएंगे। एंड मैं बता रहा हूं ये डेलिब्रेट था। डेलिब्रेट इसलिए क्योंकि इन लोगों ने साइंटिफिक स्टडीज को फंड किया, पहले तो इंटरनली, कि ये जो साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज चिल्ला रहे हैं 60s 70s से, क्या ये सच है या झूठ है। इनको पता चला ये सच है। फॉसिल फ्यूल से टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है और बहुत तेजी से आ रहा है। जो ग्राफ 2000 साल तक हमारे पास जो आइडिया है हमारे पास,
उस आइडिया का और जो पिछले 100-150 साल का आइडिया था उससे हमने कंपेयर किया तो डिफरेंस है, और वो प्रोफेसर साहब ने भी अभी एस्टैब्लिश किया। इनको पता चला इनका प्रोडक्ट उसमें कर रहा है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑपोजिट साइड को रिसर्च को फंड किया। इन्होंने ऐसी रिसर्च बिल्ड की जिससे ये साबित हो कि ये नेचुरल है, और इन्होंने गुमराह करने की कोशिश की दुनिया को। अब ये गुमराह होने की लड़ाई चल रही थी 2010 तक। 2010 के बाद ऑलमोस्ट ये लड़ाई हार गए, और इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ह्यूमन मेड फैक्टर्स की वजह से ही हो रहा है। लेकिन आज के समय में दोबारा से ये लॉबी को रिवाइवल मिल चुका है। 2000 जब आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप आए प्रेसिडेंट पिछली प्रेसिडेंसी में, तो उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से वापस लिया। पेरिस एग्रीमेंट आज तक का सबसे हिस्टोरिक एग्रीमेंट था, क्योंकि वहां पे ये एस्टैब्लिश भी कर दिया गया था क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये एस्टैब्लिश भी हो गया था किसकी वजह से हो रहा है। एंड ये फैक्ट है कि वो भी मानते हैं कि डेवलप्ड नेशंस ने इस चीज की शुरुआत की, और डेवलपिंग नेशंस जो है वो अब उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। अब जब डोनाल्ड ट्रंप वापस आया तो उसके बाद ये लॉबी का रिवाइवल हो गया, ये फॉसिल फ्यूल लॉबी का। और पिछले कोई 5 कॉप से ऐसा हो रहा है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में होनी तो एनवायरनमेंट को लेकर बात चाहिए, लेकिन वहां फॉसिल फ्यूल डील्स हो रही है। जैसे आप पिछली अजरबैजान की कॉप देखें, वहां पे बैठ के ये लोग डिसाइड कर रहे थे कि हमने यूके के पास कौन सी नई ऑयल रिग्स खोलनी है क्योंकि रशिया अटैक कर रहा है, या कोई भी रीजनिंग दे दो। इसका मतलब पिछले 5 कॉप से कॉप का असली पर्पस डाइल्यूट हो चुका है। एंड अगर मेरे साथी रूपचंद जी की बात माने तो पेरिस एग्रीमेंट से ही कॉप का पर्पस डाइल्यूट हो गया है, क्योंकि वो कहते हैं, और बहुत अच्छी बात कहते हैं, कि पेरिस एग्रीमेंट में बोला गया था 1.5 डिग्री टेम्परेचर को रोका जाएगा। बट ये डिसाइड किसने किया कि 1.5 डिग्री ऊपर होना है? ये सवाल पूछना कि पूरी दुनिया के लिए आपने डिसाइड कर लिया कि 1.5 डिग्री बुखार तो हमने चढ़ाना है दुनिया को नॉर्मल टेम्परेचर से, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 1.5 डिग्री का भी नुकसान होगा ही होगा। बस ये है कि आपने बोला हम उससे ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वो 1.5 डिग्री बुखार जो है वो 1-2 साल पहले हो गया। इन्होंने बोला था 2030 तक रोकेंगे, आज 2025 चल रहा है, तो पेरिस एग्रीमेंट भी फ्लॉप है। इसका मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है, और अब सिर्फ नाम का एक जरिया रह गया है लोगों का मिलने का, अच्छी अच्छी बातें करने का, फोटोज वीडियोस खिंचवाने का, और कुछ नहीं हो रहा है। और इसका एक प्राइमरी एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं कि कल ही की खबर है दैट इंडिया उन कंट्रीज में से एक था जिन्होंने फॉसिल फ्यूल ट्रांजिशन मतलब पेट्रोलियम से हटके दूसरे फ्यूल्स पे जाने की कोशिश करने के बातचीत को, अभी सिर्फ बातचीत को, डील में नहीं आने दिया, कागजों पे लिखने नहीं दिया कि हम लोग पेट्रोल से हटेंगे, और इंडिया उनमें से था। अब ये सवाल कॉन्टिन्यूसली आता है कि यार हम लोग डेवलपिंग नेशन है, हमने 1990 में स्टार्ट किया है या 1947 के बाद हमने स्टार्ट किया, आप उससे पहले एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ये सब कर रहे थे। बट मेरा मानना ये है, कौन डिसाइड कर रहा है ये चीज कि ये विकास इसी डायरेक्शन में जाएगा? जब हमें पता है कि हम लोग ग्लोबल साउथ हैं, मतलब हम ट्रॉपिकल जोन में हैं, हम लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है क्लाइमेट चेंज का, और ये एस्टैब्लिश्ड हो रहा है। बाढ़ आप अभी की देख लीजिए, हिमाचल देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, नीचे वयनाड केरला देख लीजिए, आप हमारी सारी की सारी ज्योग्राफी देख लीजिए, हर जगह अलग अलग तरीके के नुकसान दिख रहे हैं। कुछ नुकसान बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है जो आपको एकदम से फील हो रहे हैं, कुछ नुकसान बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं जो आपको एग्रीकल्चर पे, बाकी जगहों पे फील हो रहे हैं। तो जब हमें पता है हमारे लोग मरेंगे, जब हमें पता है हमारा नुकसान होगा, तो हम लोग क्यों वो दिशा नहीं बदल रहे, और हम बोल रहे हैं उसी दिशा में हम बढ़ेंगे 50 साल और। क्यों? क्योंकि अमेरिका बड़ा था। तो मेरा ये मानना है दैट एक दौड़ लगाई गई है, और ये कॉलोनियल नेशंस द्वारा लगाई गई शुरुआत में, और हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया सिर्फ एक ही दौड़ है, उसके अलावा और कोई दौड़ ही नहीं है। जबकि हम लोग तो बहुत सालों से अलग दौड़ चल रहे थे। हम हिमालय, आज हम लोग जम्मू में हैं, हम लोग जम्मू के हमारे पहाड़ों में देखें तो जो पाडर के लोग हैं, जो ऊपरी इलाके के लोग हैं, उनको पता है भाई हमारे पास कितनी फायरवुड है, हमें किस तरीके से रहना है। हमारे गुज्जरों को देखिए, हमारे बक्कर वालों को देखिए, उनको पता है कि हमने माइग्रेट करना है, हमने कितना पेस्चर यूज करना है, कितना हमने ग्रासलैंड में करना है, और फिर उसके बाद हमने किसी और साइड जाना है। मतलब हमारे पास तो ये नॉलेज पहले से थी कि हमें सस्टेनेबली कैसे रिसोर्स को यूज करना है। तो ऐसा क्या हुआ कि पिछले कई सालों में, मतलब पिछले मैं तो बोलूंगा 50-70 सालों में, लेकिन उससे पहले जब से अंग्रेजों का राज चल रहा है तब से हमारी पूरी दिशा एक्सप्लॉयटेटिव हो गई। ऐसा क्या हुआ कि विकास का मायने ही एक्सप्लॉयटेटिव हो गए।
कि बिना नेचर की एक्सप्लॉयटेशन के विकास हो ही नहीं सकता भाई। 50 साल हमें ये करना पड़ेगा क्योंकि हमें अमेरिका के बराबर आना है, चाइना के बराबर आना है। हम उस रेस में क्यों दौड़ रहे हैं जिसमें हमें पता है हमारे लोगों को मरना ही मरना है। अमेरिका कैसे बना? नेटिव इंडियंस की लाशों पे। चाइना कैसे बना? हमें पता है कि कल्चरल रेवोल्यूशन और वहां पे जो चीजें हुई हैं पिछले सेंचुरी में, वो आइडियल नहीं है। उसको बस एक आइडियल सैक्रिफाइस माना जाता है क्योंकि हमें अमेरिका जैसा बनना है। तो चाइना आज अमेरिका जैसा बन गया है, तो क्या वो बहुत आइडियल देश बन गया है या फिर एक और अमेरिका का रूप बन गया है, एक और कॉलोनियल नेशन का ही रूप बन गया है? क्या यही दिशा हम लोगों के लिए भी है? और ये दिशा तय कौन कर रहा है? मेरा मानना है कि ये दिशा वॉशिंगटन में तय हो रही है और हम लोग कल्चरल, आइडियोलॉजिकल एंड कल्चरल, जो समझ लीजिए पोस्ट कॉलोनियल हैंगओवर होता है। मतलब हमें आज भी ना, वो अंग्रेज जब आते हैं तो हमें अच्छे नहीं लगते हैं। अफ्रीका से कोई आता है तो हमारे उतना उसके ऊपर खिंचाव नहीं होता, हमारी नजरें नहीं जाती। लेकिन कोई हम लोगों को फ्रांस का दिख जाए तो हमें लगता है अरे हमारी नजरें उसकी तरफ चले जाती है। तो ये जो हम लोगों को बहुत लुभाता है ना अंग्रेजी चीजें, ये उसका एक रूप है और ये रूप खत्म नहीं हो रहा है। तभी हम लोग बोल रहे हैं पहले डेवलप करेंगे, अपने लोगों को कुछ मारेंगे, अपना नुकसान करेंगे और उसके लिए पैसा मांग रहे हैं उनसे, बट नुकसान तो होगा। और इंडिया वही चीज एस्टैब्लिश कर रहा है। कैसे? लॉस को देखिए। हमने आत्मनिर्भर भारत बनाया। कब बनाया? कोविड-19 के दौरान हमने बोला हम लोग आत्मनिर्भर भारत कैंपेन चलाएंगे। कैसे चलाएंगे? इन्वायरमेंटल लॉस को डाइल्यूट करके, नेचुरल रिसोर्स को पूरी तरह एक्सप्लॉयटेशन के लिए ओपन करके, ईज ऑफ बिजनेस के नाम पे। कैसे? इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस अब आपको ऑनलाइन देनी है। अगर आप फ्लाउट करोगे तो आपको थोड़ा सा वो कैश दे देना है फाइन के नाम पे, लेकिन आपको कोई भी जेल टर्म नहीं है, आपको कोई भी एक्सट्रीम पनिशमेंट नहीं है। इंडिया एक ऐसा कंट्री थी जिसपे इन्वायरमेंट लॉस काफी स्ट्रेंथन्ड थे पहले के, लेकिन उनको सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने, मैं एक गवर्नमेंट नहीं बोलूंगा, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने डाइल्यूट किया है आने पिछले कई सालों से। और मल्टीपल गवर्नमेंट्स ने यही धारा अपनाई है। कोई भी चेंज हो रहा है, कोई बीजेपी आ रही है, कांग्रेस आ रही है, यूपीए आ रहा है, एनडीए आ रहा है, धारा नहीं बदल रही है विकास की, वो वही है जो वॉशिंगटन में सेट हो रही है। और हमारे वहां पे यही चल रहा है ग्राउंड पे। आज देखिए ड्राफ्ट ईआई की जो पहली डाइल्यूशन थी वो 2006 में हो गई थी, और फिर उसके बाद दूसरी डाइल्यूशन जो है वो अभी हुई। और ये ईआईए लॉ किसी को पता है क्या है? ईआईए इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट लॉ है, जिसको 2019 में इन्होंने डाइल्यूट करने की कोशिश की। बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला हुआ, हम जैसे बच्चों ने, बहुत सारे और लोगों ने 20-25 लाख ईमेल्स भेजी, बट वो डाइल्यूट होके रहा। ये लॉ आया था भोपाल कांड के बाद, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद, जिसके बाद ये लॉ जरूरी लगा इंडिया को कि भाई अगर ऐसा कुछ दोबारा हो तो पहले पता हो ये हो सकता है इस इलाके में। इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा किसी इंडस्ट्री का, किसी प्रोजेक्ट का, किसी भी विकास, सो कॉल्ड विकासशील प्रोजेक्ट का, वो पहले पता हो। अब हम भूल गए वो चीज 40 साल में, और हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं, देश के लिए हमें डाइल्यूट करने की जरूरत है। फिर एक और लॉ आया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट। उसके तहत बॉर्डर से 100 किलोमीटर के बाउंड्री में आपको लैंड यूज चेंज करना है अगर नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑलमोस्ट हर चीज है हमारे इलाके में। क्योंकि रोड है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, डैम है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई फैक्ट्री लग रही है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, बना तो सकते हैं कनेक्शन। तो आप बिना ईसी के, बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के वो कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं था ऐसा। और ये अभी 2 साल पहले आया, 2023-24 में ये चीज हुई है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अब हमें उम्मीद, हम जैसे पर्यावरण को लोगों को उम्मीद कम बची है कि आज का तंत्र जो है वो पर्यावरण के ऊपर खड़ा होगा। तो ऐसे कानून बनाए गए जिसमें हमारे जैसे हिमालयन स्टेट्स जो हैं, चाहे आप हिमाचल बोलिए, जम्मू कश्मीर बोलिए, जो पूरी बॉर्डर स्टेट्स है, उनका पूरी लैंड जो है वो ये एफसीए के नए कानून में आ जाती है। मतलब जम्मू में यहाँ पे भी 20 किलोमीटर बॉर्डर है, तो यहाँ पे कुछ बनेगा प्रोजेक्ट, उसको ये नेशनल सिक्योरिटी का टैग दिया जा सकता है, और उसके लिए कोई इन्वायरमेंट क्लियरेंस, कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं होगी। इन ऐसे डाइल्यूटेड कानूनों की बुनियाद पे आत्मनिर्भर भारत बनाया जा रहा है। ऐसा आत्मनिर्भर भारत बन गया तो मैं बता रहा हूं कि वो बहुत ऐसी दिशा में जाएगा, उसी दिशा में जैसे अमेरिका डेवलप हुआ था, जैसे चाइना ने अपनी डेवलपमेंट की, हम भी वैसे डेवलप करेंगे। और क्या वो हमारे देश को अच्छा बनाएगा? क्योंकि डेवलपमेंट तो हो जाएगी, मटेरियल डेवलपमेंट, लेकिन क्या यहाँ पे सांस लेना
लाजमी रहेगा? क्या यहाँ पानी रहेगा शुद्ध? कुछ लोगों के लिए शायद रह ले, मैक्सिमम लोगों के लिए नहीं रहेगा, और हमारे लाइफ स्पैन कम होगा, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। दिल्ली में आप सबको पता है, कोई बंदा आज पैदा हो रहा है वो 40-50 से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये नेशनल और इंडिया के लॉज के बारे में बात करूंगा। अब जब मैंने एफसीए की बात की तो मैंने हिमालयस के ऊपर बात की। मैं हिमालयस के कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीजें बताना चाहता हूं। देखिए, हिमालय जो वे ऑफ लाइफ है, आज जम्मू शहर में रह के तो हम शहरी, मैं खुद भी अपने आप को शहरी मानता हूं, हम भूल चुके हैं कि पहाड़ी होना क्या है। जम्मू के सारे लोग नहीं भूले हैं क्योंकि बहुत बड़ा पहाड़ का इलाका भी है, बट जम्मू का जो ये शहर का इलाका है, जम्मू शहर, इसका एक कोई कनेक्शन नहीं है पहाड़ के साथ। ये थोड़ा थोड़ा कॉस्मोपॉलिटन की तरह फील करता है अपने आप को, और यहाँ पे मतलब एक अलग ही धारा चलती है, अलग ही तरीके से रहन सहन है, और काफी ज्यादा एस्पायरेशन है कि अरे हमें चंडीगढ़ जैसा बनना है। आपको याद है 370 के बाद तो बोला गया था चंडीगढ़ बनाएंगे, यूटी, तो सारे लोग खुश हो गए थे यहाँ पे, मतलब सारे तो नहीं हुए थे ऑब्वियसली, यहाँ पे काफी लोग जो आए हैं उनकी अलग ओपिनियन होंगी, लेकिन 90% जो दिखाया गया वो ये था कि हम चंडीगढ़ जैसा बनेंगे। चंडीगढ़ के एस्पायरेशन हम दिल्ली जैसा बनेंगे, बट कोई ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है कि हमें उस वहां वो बनने की जरूरत क्या है? हम जम्मू क्यों नहीं बना रह सकते? और जम्मू है क्या? यहां इस सवाल से विकास जो हम लोग बोल रहे हैं, रीथिंकिंग डेवलपमेंट अमिडस्ट क्लाइमेट क्राइसिस, उसका सोल्यूशन निकलेगा। जब हम ये सवाल करेंगे कि कोई बंदा बाहर से आता है तो वो जम्मू में क्या एस्पायरेशन, क्या सोच के आता है? क्या उसको पहाड़ दिखेंगे? क्या उसको वादियां दिखेंगी? क्या उसको पानी बहता हुआ दिखेगा, साफ पानी बहता हुआ? क्या वो ये एस्पायरेशन से आ रहा है? या वो देखेगा अरे फ्लाईओवर्स, अरे कॉन्क्रीट डेवलपमेंट, पूरा दिल्ली बना हुआ है जम्मू? ये एस्पायरेशन से देख के नहीं आ रहा है कोई जम्मू कश्मीर। इनफैक्ट जो इंसान जम्मू कश्मीर से बाहर रहने भी गया है, काम करने, जो दिल्ली गया है, जो फॉरेन में गया है, वो जब यहाँ आता है तो वो वादियों के लिए ही वापस आता है, वो उस सुकून के लिए वापस आता है। और हम उस सुकून को गंवाने पे तुले हैं। हम बोल रहे हैं हमें दिल्ली बनना है। क्या बन के रखा है? मतलब क्या सोच है ये सोच है हमारी कल्चरल डाइल्यूशन की, एंड इसमें कल्चरल एंड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के साथ एक साइंस को बहुत अच्छी तरह यूज किया गया है, बट सिर्फ एक एक्सप्लॉयटेटिव अंडरस्टैंडिंग से। सिर्फ इससे मुझे नौकरी कैसे मिलेगी, मेरे को विकास, वो वाला विकास कैसे करना, वो विकास है, ये किसने डिफाइन किया है? ये सवाल आज के समय में हमें सोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। मेरे पास जवाब, मतलब मेरे पास सोल्यूशंस नहीं है सारी चीजों के, लेकिन मेरे पास एक दिशा है, और मुझे पता है वो दिशा उस डायरेक्शन में लेके जाएगी। और ये भी मैं बोलूंगा वो दिशा पूरी तरह डिस्कनेक्टेड नहीं है कल्चरल रूट्स के साथ। एक एग्जांपल देता हूं। आजकल मैंने जो मूवमेंट में काम किया है जम्मू में, उससे मेरे को समझ आया कि शहरियों का कितना कम कनेक्शन है अपने पेड़ों के साथ, अपने तवी के साथ। तवी के साथ थोड़ा बहुत है, बट नाम का है। लेकिन कोई पिछले मेरी जनरेशन का तो एटलीस्ट कोई तवी के किनारे जाके वहां पे सुकून से बैठा नहीं है और उसने पानी, मतलब पैरों को कभी पानी में नहीं डाला है। वो कनेक्शन नहीं रहा है। शायद एक पिछली जनरेशन का हो, बट हमारा नहीं है। कब कोई जम्मू के जंगलों में नहीं गया है, उसको पता भी नहीं है जंगल कौन से हैं जम्मू के। थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा पता है, मांडा मुंडा बस। रायका, मैं अपनी बात बोलूं तो मुझे रायका का नहीं पता था। हम सिद्रा बोलते थे रायका को, क्योंकि वो सिद्रा का रूट था, बट वो रायका जंगल था। तो ये डिसएसोसिएशन जो हमारी नेचर के साथ है, ये नेचर, ये हम लोगों को इस डायरेक्शन में लेके जा रही है जहां हम लोग आज पहुंच गए हैं। इसको वापस रीएस्टैब्लिश करना होगा, और इसके साथ हमें समझना होगा दैट अगर हमें एक जिज्ञासा जगानी है, एक नई डायरेक्शन लेनी है, और हमें यह समझना है कि विकास और उसकी जो समझ है वो कैसे आम लोगों तक पहुंचे, तो हमें उनकी भाषा में समझाना होगा। ये बहुत जरूरी है। उनकी भाषा में समझना होगा, उनकी भाषा में समझाना होगा, और समझाने से ज्यादा समझना होगा। समझना जो हमारी हिस्टोरिकल रूट्स थी उनको। फॉर एग्जाम्पल, अभी जब तवी का ब्रिज टूटा, उससे पहले पीछे एक बाबा पैड़ देवता का ब्रिज टूटा। अब आपको पता है, जब बाबा पैड़ देवता को मेरे को ये बाहर के किसी इंसान ने बताया, एक रिसर्चर थी जिन्होंने चशोटी के ऊपर आर्टिकल लिखा, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई तुम बाबा पैड़ देवता की तरफ क्यों नहीं देख रहे। और उन्होंने क्यों बताया ऐसा? उन्होंने कहा ये मछलियों के देवता हैं, इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है नेचुरल चीजों के साथ। इसका मतलब हमारे रूट्स में तो ऑलरेडी वो है कनेक्शन। हम उस कनेक्शन को इन्वोक क्यों नहीं कर पा रहे? हम उस कनेक्शन को इन्वोक क्यों नहीं कर पा रहे कि लोग अपनी नदी, अपने जंगल को बचा के रखें?
हम लोग पुराने ज़माने की तरह हमें पता था यार ये जो पॉन्ड है या ये जो तालाब है ये बहुत सेक्रेट है हमारे लिए, वहाँ पे कोई जाके कचरा नहीं फैलाता था, कोई वहाँ जाके प्लास्टिक नहीं करता था। हाँ, आई जस्ट वहाँ जाके कोई प्लास्टिक नहीं फैलाता था, कोई कुछ नहीं करता था। हम लोग उस कनेक्शन को क्यों नहीं इन्वोक कर रहे? उस कनेक्शन को इन्वोक करना बहुत ज़रूरी है। और कोई 4-5 पॉइंट्स हैं जो एक हिमालयन चार्टर बना था, उस चार्टर को हमें इन्वॉल्व करना होगा। ये चार्टर एक लार्जर डिस्कोर्स था जो हम लोगों ने बाकी हिमालयन क्षेत्र के जो स्टेट्स थी उनके साथ बातचीत करके बनाई थी। उसमें बात थी कि जो हमारे यहाँ पे ज़मीन का यूज़ को बदलना, मतलब ज़मीन के इस्तेमाल को बदलने के जो लॉज हैं उसके ऊपर कंट्रोल और उसके ऊपर समझ लोगों तक पहुँचाना। उसके अलावा हमारे यहाँ की जो एनर्जी नीड्स हैं उनको किस तरीके से रीइमेजिन करना। सेंट्रलाइज ग्रिड्स यहाँ पे काम नहीं करेंगे हिमालय क्षेत्रों में, हमें डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है। मार्केट डिपेंडेंट इकोनॉमी नहीं चाहिए। मैं अभी बहुत टेक्निकल जार्गन्स बोल रहा हूँ बट समय कम है तो मैं जितना हो सके कवर कर दूंगा। तो हमें मार्केट डिपेंडेंस इकोनॉमी नहीं चाहिए, हमें वो पुरानी जमाने की इकोनॉमी के साथ नई इकोनॉमी को इंटरलिंक करना होगा जिसमें हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी की तरफ जाएं। जैसे लद्दाख में हम लोग देख रहे हैं ऑलरेडी एक लोकल के ऊपर फोकस आ रहा है कि हमें लोकल कैसे डिपेंडेंट रहना है। अगर हमारे यहाँ पे बंद हो जाए सब कुछ, मतलब बाढ़ आ जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, कुछ हो जाए तो कनेक्शन बंद होगा तो हमें कैसे जाना है। उसके अलावा ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हिमालयन क्षेत्र के स्पेसिफिक हैं और हमें उसी तरीके से अब सोचने की जरूरत है। और आखिरी में मैं यही बोलूंगा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में कि आम लोगों के अंदर ये सोच को कैसे लेके आना है। हमें लद्दाख को बहुत क्रिटिकल और बहुत ही, क्योंकि रिसेंट टाइम में लद्दाख एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां पॉलिटिकल और जहां इन्वायरमेंटल नीड्स को पहली बार देश में मेन स्ट्रीम में अलाइन किया गया है, जहां पे उन्होंने अपनी पॉलिटिकल एस्पायरेशंस को इकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ रखा है। उनकी ज़रूरत है, वो चीज़ जम्मू कश्मीर को करने की ज़रूरत है अगर हमें दोबारा रूट में आना है। और आखिरी में हमें यह भी समझने की ज़रूरत है कि लेह और करगिल जो ऑलमोस्ट ऑपोजिट थे वो कैसे आपस में एक हो चुके हैं इस मूवमेंट से पहले ही और इस मूवमेंट के दौरान। अगर हमें कोई दिशा तय करनी है हमारे जम्मू कश्मीर की जो कॉन्फ्लिक्ट के बियॉन्ड हो, जिस कॉन्फ्लिक्ट से हम घिरे रहते हैं और जो हमारी परेशानियों को हल कर सके। मैं शॉर्ट में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल दी लेकिन आई होप मतलब मेरा इशारा और मेरी डायरेक्शन सब समझ पाए हो। धन्यवाद, थैंक यू। प्रभूषण जी से आग्रह करूंगा कि वह आके संबोधित करें और जम्मू के विषय में विशेषकर यात्री साहब, बाकी आप सबको मैं हिंदी में बोलूं कि डोगरी में बोलूं? सर हम डोगरी का बोलो, हिंदी पढ़ी जो आपकी मर्जी है बोलो जी जी, आप कुछ भी बोल सकते हो। डोगरी भी अच्छा रहेगा। बड़ा विचार बड़े बड़े जोर दे अति साहब बोले थे भी जियां इं लग्या जियां कोई जनरल साहब अपनी जिस तरह बिक्रम सिंह जोश दे रहा है, लेकिन जब पे पीछे मुड़िए दिखा तो फौज ही नहीं। मैं अपनी गल कर जम्मू कश्मीर विच तीन चार ऐसी वो तो शख्सियत सर एक मूवमेंट चली एनवायरनमेंट अवेयरनेस फोरम। मैं 1978 में शुरू किया रियासी गुरदासपुर। उस वे एनवायरनमेंट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन विच नहीं हा। एनवायरनमेंट 1984 भोपाल गैस की ट्रेजिडी के बाद एनवायरनमेंट एनवायर केरा कि उन्होंने पूछा गवर्नमेंट भाई एनवायरनमेंट, उन्हें क्या एनवायरनमेंट साड़ी सभ्यता है। राव ब्राजील में जिसने नरसिंगा राव गए और वो एक कन्वेंशन सी उन्हें लास्ट में क्या उन्हें क्या एनवायरनमेंट जी पृथ्वी को पूजना साढ़े खूने च है। आज सवेरे जिले पैर ठिकाने आने देवी माफ करे तेरे सिर पर पैर रखे। अस उसे देवी नू, उसे जमीन नू, उसे माता नू असा रोंदिया रगड़िया। लेक्चर बड़े हुए, PhDयां बड़िया हुई
पति साहब ने भी बड़ा याद दिलाया कि क्लाइमेट चेंज इज नॉट क्लाइमेट चेंज चेंज जी है स्टैटिक कदे नहीं रही जियां मियाँ बढ़ता ही है ये चेंज जी है फिरती रहती है। पहले इसी आख्या मॉडरेशन इन क्लाइमेट, पहले क्लाइमेट चेंज नहीं आख्या, फिर ग्लोबल हीटिंग, फिर किसी ने किया क्लाइमेट चेंज। वातावरण में चेंज है ही है, कोई चीज स्टैटिक नहीं है। प्रोफेसर साहब ने आख्या आइस एज भी आई 6 दफा हो भी गई, साडा जॉलजिकल कैलेंडर दसदा कदे की होया किया होया कि सारी बर्फ ग्लोब बनी या साढ़े जम्मू कश्मीर अपना रामनगर नाल दा पार्शल बर्फ भी आई। ਉਹਦੇ अलावा ये धरती भी इस तरह नहीं, समुद्र भी पानी के विच आ। जिले समुद्र पानी का उपर गया तो पानी गया होना नहीं किधरे हो। साडा अफ्रीका ते गोंडवाना ने अपना दर्शन पसार कट्ठे अज भी डुबा दे अज भी चढ़ा दे। अज हूँ पिछले साल सुनिया से कि जी साढ़ा एशिया ने थले अरबियन सी ये फॉल्ट फहरावा दे। उधरों सुना ने हमारा अफ्रीका सिंक हुआ था। सो एवरीथिंग इज चेंजिंग। साडा सिर्फ ये फर्ज बनता सियाने है। एक तो पहले इंसान बनया ही प्रकृति वास्ते है, शहरे वास्ते नहीं बने रहा है। अस भी जरा ज्यादा अकलमंद है, नहीं तो बाकी जीव जंतु ने पका रहे हैं। और फिर ये जीव जंतु भी है, एटमोसफेयर है, बायोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है। एक है ਉਹਦੇ बावजूद साढ़े सियाने अफसर सियाने मिनिस्टर साढ़े साइंटिस्ट बार बार करलाते फिर सुनी गई सियासत की वजह ना। मगर ये हाल पहले नहीं था। सरदारी को पहले देखो आज सवेरे भी जाते लोग निके तो बच्चे दातन थे पानी खराब पानी पीते ही छंबा। अज तुम कोई भी चीज़ तुम प्योर नहीं लगती। मैं उवे गल करा JNK पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नारा शमशाद चंद भट्ट प्रोफेसर उन्हें 8-10 किताबा लिखी दी। ਉਹਦੇ बाद जिसने वो आया ਉਹਦੇ बाद प्रोफेसर खुशू शायद। फिर एक और सर तीसरा जो क्रेडिट साढ़ा गया जम्मू के वो एनवायरनमेंट अवेयरनेस फोरम का सी कि सुप्रीम कोर्ट ने 1996 असी कहा कि जे इंडिया का फॉरेस्ट स्टेटस दसो कितना है। अस गए थे खैर बचाओ। उन्हें हरी साल में जो 50 लाख रुपये लैता पेशी का वो उन्हें आने देगा एमिकस क्यूरी उन्हें लंच दिता से उन्हें एडवोकेटर का जो चीफ जस्टिस होया। असी आख्या यार असें का तो साढ़ा तो सवाल पॉइंट ही नहीं है। मैं गया खैर वास्ते मैं क्या लिख दी, लेकिन जनाब कई मदद की थी। 790 पेज की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी। फॉरेस्ट लॉ जोड़ा सी उन्होंने अमेंडमेंट वो है कि पहाड़ी जगह पर 66% पहाड़ मतलब जंगल होना चाहिए, प्लेन भी 33% होगा। जिसलिए असा 795 की रिपोर्ट दी 795 पेज की ऑल इंडिया लेवल का 11.12 को फॉरेस्ट निकलिया। हूँ रही जनाब सैलाब की आनी है अपने घरे की गल करना। मैं घरे की गल सकलानी साहब आए गवर्नर रूल में वो इतने कैप्टन रहे थे लैफ्टिनेंट जनरल। वो जल्द हवाई जहाज आए उन्हें देखा सारा सतवारी जंगल है की होया। इतने आया उन्हें शिवालिक प्रोजेक्ट पर आख्या कम करो एज ए एनवायरमेंटलिस्ट में भी बुलाई है। तो दैट टाइम मैं इतना एक्सपर्ट नहीं था। शिवालिक का उन्होंने लिया लखनपुर तो लिए मनावर तवी तक कोई 37 कुछ अपने किलोमीटर लग बट अंजी ले अरदास लाल नहीं लिया। जिसलिए असें उस एरिया देखा 5% ग्रीन फॉरेस्ट रहा। और वो बाद वो तो निका निका अज भी हुई है। सरकार तुसे सद्या भी मैं शायद ज़्यादा गल्लां कराना। साडा पिछले 96 उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने आख्या JNK ड्राई एंड फॉलन दरखत लोगे बाकी नहीं कटोगे। उस वे अस 1 करोड़ 25 लाख CFT लकड़ी बाहर भेजते हैं।
फॉरेस्ट जो ਉਹਦੇ बाद लकड़ी निकली 25 लाख टन CFT। आज अस 98 लाख CFT लकड़ी JNK कंजप्शन वास्ते जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस सी असी बाहरों मंगा रहे हैं। 98 लाख चोरी बकरी। हूँ तो सारे जिसले कश्मीर हाड़ आए तो एक आर्टिकल लिखा फ्लड्स फोर टोल्ड, कश्मीर फ्लड्स फोर टोल्ड। मैं क्या ये होने ही है क्योंकि तुसा फला दखल फला नहीं हो तुसा ये आखिर तवी की गल में लगा सुना तभी ऐसे मकान बनाया था तिलो तला। मेरे फादर साहब 1943 थे आए एज इंजीनियर। असें जिसले मकान बनाया उन्हें देखा कि तवी के फ्लैग्स किन्नी किन्नी दूर थे तो असें यूने लेन को मार्जिन दे उड़िया। सो वी वर वेरी सेफ। इस दफा मैं भी डरिया। मेरा ब्रदर पीरू तू 93 साल का हालांकि मेरी पानी चढ़ी है। वजह ये हुई कि जेडे नैचुरल फ्लो दरिया दे साडा जड़ा JNK नू तराई करता है इंडस सिंध बेसन इंडस बेसन करता है और साडा जड़ा एरिया है खास लद्दाख तक ये 3 हिमालयन रेंजेस कर दिया ग्रेटर हिमालय नाले शिवालिक्स इनर हिमालय एंड तराई ये उपर खबी बखी साडा लद्दाख जड़ा है पुलार के बाद सब को बड़ा एरिया जिते ग्लेशियर्स एंड तो माउंटेन्स ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਕਰਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਸ਼ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਟੇਬਲ। शिवालिक जड़ा सी जड़ी जिहदे असें लकड़ी शकड़ी हूँ तुसीं अंदाज़ा लगाओ शिवालिक में तुसीं देखो किते तुसें उज दे उपर किते तुसें वो स्लाइडां दिखियां। इस दफ़ा ऐसी जगह स्लाइड्स आईयां क्योंकि इतने साल डिफॉरेस्टेशन हुई दी है। असें सब वो कसूरवार अस है। अस आखने 48 विच जी फंडामेंटल योग गवर्नमेंट देखेगी फॉरेस्ट असं फंडामेंटल राइट तो मंगने फंडामेंटल ड्यूटी साड़ी 51G के तहत है। एनवायरनमेंट को बचाना गवर्नमेंट की मदद करनी लगानी। हूँ तो अस दसो असें कोई बूटे लाए कोई प्राइवेट नर्सरी मतलब कम्यूनिटी बेस बनिया असें बूटे चाहिए। अच्छा फिर रही हूँ गए क्लाइमेट चेंज को ठंडा किया जिस तरह ठीक है ने आख्या कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब हुई पेट भी हुई डर हुई उधर हुई उन्हें छटना ही छटना है। सो किया दैट हैज टू बी रिलीज फास्टर और लोअर। असें लाने चाहिए टैंपरेचर को घटाने वास्ते बूटे बूटे केड़े सिलेक्टेड जेड़े कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा चूसन ऑक्सीजन ज़्यादा देन हीट रेजिस्टेंट होन। अस कदे इकलिप्टस लाई उड़ने कदे कोई होर लाई देने बनेसर लाते नहीं जंगल रहे नहीं हैं। अगे अस दरिया जाते हैं नड़ोवे जाना तो लकड़ी लेइए जाना। अज अस गवर्नमेंट ही आके था हूँ असें मतलब लकड़ी आई नहीं ब्याह में डान पर लकड़ी रखनी नहीं। वी आर पासिंग थ्रू वेरी डिफिकल्ट टर्म्स। मैं तुम्हें अपनी गल सुना रहा मेरी NGO 40 साल है और नॉन फंडेड है। मैं सेव तवी 2011 में शुरू की थी अक्टूबर ब्रिगेडियर तो से चिप भी है ये आख भी उत्थे गई थी है हथे काम किया बोलिया नहीं लैक्चर नहीं किए। सेव हिमालय सेव सब कॉन्टीनेंट असी कैंपेन चला रहे हैं। रिट्रीव थोड़े 3700 इतने पॉइंट्स ने जोड़े बुजुर्गों बनाए थे ट्रेडिशनल पॉइंट्स मुक्की है। तो तुस इतने बुद्धिजीवी हो मैं मान करना बलोल नाला तबाह होइया ये अक नाले पर 2 नाले थे जेदे बड़े बड़े पुल बनाए। किसी जमाने बड़े हाड़ होंदा अज तुसें लभदा हो पेशाब की नाली लभदी जब असें लोकें आखने महाराज आओ ये उपर कोई काम करचे गवर्नमेंट ये बनाचे आखदे गवर्नमेंट का काम है साडा थोड़ा है। असें जिसले भी कोई प्लैनिंग इतने
अमेरिकन साउथ अमेरिका एक ट्राइब है जिसले वो प्लानिंग करती है वो आदि 7 पीढ़ी ही चलना चाहिए 7 पीढ़ी असें तो एक पीढ़ी भी नहीं चला दी अस जम्मू विच किहदे कोल फैन है किहदे कोल फ्रिज है ही नहीं है ये भगत छजूराम और एक बारी गए गदारी लाल डोगरे दे कही बड़ा ठंडा पानी है उन्हें कहा जी तुसें भी आई दी होनी मशीन मशीन आई दी है उन्हें मेरा टेलीफोन कराया कि मैं भगत मी तां नहीं भेजा तो आए हम लोग दौड़ते दौड़ते भगत साहब बड़े मजाकिये भी है जल्ले आए तो उन्हें कहा जी उन्हें कहते तो मैं बूट रखना बिकॉज यूटिलिटी रीजन पखे एक अद्धा होंदा किसी को पखी लैंदे अज सारे आखते जी असें एसी चाहिए और वो एसी यूरोप में ऐसे भी एसी 100 साल के चला दे अज अस 3 साल उसी सुटा दिया वी आर क्रिएटिंग आवर सेल्फ वेस्ट प्लस वेस्ट ही ले लो मैं तो ज़्यादा बातें तो नहीं बनेगी अगर कि तो मैं दिल्ली जिसले लड़ा था केस वो अज भी केस है एनवायरमेंट अवेयरनेस फोरम वर्सेस JNK गवर्नमेंट वर्ल्ड का पहला एक केस है होल कंट्री 96 तो अज भी चला रहा तो मैं एक दिन तक बैठे रहा तो मैं लगा कैलकुलेशन कर दिल्ली की इन्नी आबादी है एक बच्चा अगर एक वर्का फाड़ता किन्ने उधर 6000 बूटा बचता अस घर बाहर सुटी उन्हें बाहर गंद सुट लिया वह दिखने चाहे टले ही सुटा लिया इस दिखाने के क्या हुआ रहा कितने हुआ रहा कितने जरूरत हो रहा इतों चुकी है कितने सुटा दे फिर भी अवेयरनेस की जरूरत है तो आपको रोज लोग पढ़ते हैं मैं तो इतना नहीं पढ़ता ब्रेन में आ गया प्लास्टिक पहले तो यूट्रस भी सी एम्ब्रियन में आ गया वो दिमाग में आ गया कदे किसी आख्या कि असें घटाना जिस तरह ये उन्हें किसी ने कहा जी वो जी CEO की मीटिंग हुई होती तो भी एक गोजरी का एक शेर आई है शेर नहीं कहानी आई मैं गुजरे च रहा वो मक्क चोरी कर जाते ना तो सवेरे सवेरे जाते हैं चोर तो उन्होंने जड़े राखी होंगे सुते होंगे और होशियार खबरदार कर वो करा दे कोई अपने ही पाले तो उसे गोजरी आदे अद्धे आले दे अद्धे मक्का भन देर इस फोरम तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करांगा मैं बड़ा ज़्यादा वक्त लिया और भी बड़े पॉइंट्स नहीं चुकांगा कि टीमा बनाओ सफाई सॉरी इतने जी सफाई करा दो कितने फोटो चुकते डिग्री आते सफाई बनाओ ये अपने नर्सरियां बनाओ बूटे लोग लैन कलेक्टिव वी हैव टू डू आवर कैनेडी ने क्या ना डोंट आस्क व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग फॉर यू आस्क योरसेल्फ व्हाट यू आर डूइंग फॉर द गवर्नमेंट पॉलिटिक्स छो साढ़े पॉलिटिक्स इतना होया है कि अगर गड्डी भी डिगदी आसानी ये कम्युनिटी के किन्ने मैं पूछो कश्मीरी पढ़ हाय हाय कोई आधा मुला किन्ने मरे साढ़े दुख सुख में ही अस बडोई रहा वी हैव टू रिवाइव आवर पास्ट और उस क्या होंदा रहा पुराने जमाने में ये पंचायत की जगह कमेटियां होंदियां रही बहुत पहले दी जो पढ़ा रहा वो जड़िया औरतें शौरतें बह के तो अपने पंचाल करते हैं गलियां साफ होंदियां मैं अपने टाइम में 83 पढ़ता तो टीचर असी अज वो नहीं अज बर्दाश्त नहीं करते माँ प्यो टीचर असी लिए गिरा दिया गलियां महीने 1-2 साफ कराते तो असें भी खुशी होंगी नहीं होंगे है नहीं अगर कोई टीचर कोई आदे वो बच्चे आते बच्चा जी गया सी बाकी जी आते रोटी लिया या बाल्टी पानी ले आई मीडिया पर होता सी खुद तो माई रिक्वेस्ट इज कि माइक्रो लेवल पर लो देखो जड़ा एटमोसफेयर है या जड़ा भी साडा इलाका है तुसी उन्होंने यूनिट वाइज लो या रिवर के नाल लो कैचमेंट एरिया केड़ा है सब कैचमेंट एरिया कितना है माइक्रो कैचमेंट एरिया कितना है माइक्रो लेवल पर शुरू करो 2 दरिया चो करो या कोई ना कोई चीज़ पता लगे कि असें सेमिनार करने बची सेमिनार कराने बोलाने लेक्चर कराने
ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੀ ਲਾੜੀ ਆਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਗਈ ਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕਾਂਤਾ ਚਿਪ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ नो मोर नाउ, 2 टर्म ਇੱਥੇ ਐਜ਼ PM ਤੇ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਖਣਾ ਲੇਕਿਨ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੂਟੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ। ਅੱਛਾ, ਜਿਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧਜੀਵੀ फॉरेन लाइन डिपार्टमेंट प्रोफेसर लाइन डिपार्टमेंट थे या अपने फॉरेस्ट एरिया किसी दिन उन्हें रिटायरमेंट के बाद जा तक पोतरे लियाने ते जान दे ड्यूटी सब ही दी है। अदरवाइज जो उन्होंने पढ़ा है, जो उन्होंने देखा है, जो उनका एक्सपीरियंस है, दैट शुड बी यूटिलाइज्ड टिल एंड। मेरी आग गई दी है, मैं किसी कारीदा है नहीं, लेकिन मैं भी आखना था भी 4-5 साल तो आर्टिकल लिखे एंड देयर इज। मैं तो एक और मजेदार गल करना, अस लोग किन्ने टुटे दे हैं। ट्रिब्यून का एक जर्नलिस्ट मेरे को आया तो उसने पूछा एनवायरमेंट साइंसिस विच प्रोफेसर एक लोग शुड नॉट नेम, वो महाराज परगवाल तुसें सुने ना? उन्हें कह रही असें गिराना सुने ना। तुसें पता परगवाल वैटलैंड इट 60 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, गिरैब कुकड़िया 30 स्क्वायर किलोमीटर है। ग्रैब ये मैं रिट्रीव कराए अपना गिराना, ये 1600 कनाल है। ये उन्होंने एक पता नहीं 450 कनाल पर लिया था, 4.5 लाख 45 लाख करोड़ रुपया कितना के 4.5 करोड़ लगाया। संग्राल है गॉन, नांगा है गॉन। साढ़े को विरासत में है सब को डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स, स्नो रिट्रीटेड नहीं, सुरेसर एंड मानसर। एक है 43 स्क्वायर किलोमीटर 43 मीटर डेप्थ, एक है कोई 28। उसके बाद 3 नंबर पर आता है नैनीताल। ये डल साल छोटे देवर गट रूइल्ड। फिर असी लड़े, अफसर को लड़े, अच्छा आता कोई नहीं, लिखने भी नहीं आता, पर आशा करें जब तक जान है किस न किस बचे तो बचे, नहीं बचे तो नहीं बचे। नोबडी कम्स। लोगे ये भी नहीं पता संग्राल कितने है, लोगे ये भी नहीं पता परगवाल कितने है। छड़ा लेक्चर करने आओ लोगे, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़े ऊपर है, कुछ तो मेरे बट ये फायर ब्रांड जनाब मगरोत्रा साहब जिसने बोलेंगे ही इज rather a source of inspiration for me. मसला जम्मू नू लो एज ए यूनिट, हूँ तुसी देखो रिवर फ्रंट बनाया 28 हेक्टर बायोडाइवर्सिटी पार्क, 686 बूटे स्पीशीज, 186 स्पीशीज। अगले जी सी थ्रोड़िया से थे कमर्शियल बनाना लड़े रहते, अल्लोर जी लड़ा दे, दूए लड़ा दे, थ्रिया लड़ा दे, पर लड़ा दे कले जिसी आखने कौन लड़े। सो मैं थोड़े कदे ज़्यादा वक्त किया तो पहले डोगरी पता नहीं आई कि नहीं आई, तो तुसे भी इसी कोई जगह मिसाल बनाओ कि जिथे कोई पता लगे कि क्या हुआ रहा है। और सब को बड़ी गल है कि साढ़े एनवायरमेंटल टीचर कॉलेजों में स्कूलों में दे आर डूइंग नथिंग। उन्हें पूछोगे उन्हें क्लासा पढ़ा रहे, मेरी आना नहीं कर रहे, लेकिन एनवायरमेंट का पता ही नहीं, पैसे आवा दे लगा दे है नहीं। सो पब्लिक नू चाहिए गवर्नमेंट को प्रिवेल अपान कर कोई स्टैट लैंड देने। बलोर नाला ही सपोज है, बलोर नाले के कोल जेड़े है ना फ्लैग्स, वैकेंट फ्लैग्स, शोल्डर फ्लैग्स, उनके ऊपर लवाचे कम से कम तो आने वाले जाते कर हमारे डैडी ने लगाया या किसी हमारे दादी ने लगाया। सो सॉरी, मैं थोड़ा काफ़ी वक्त लिया, पता नहीं मैं डिलेट होया कि नहीं होया। आई कुड सम इट अप नॉट, आई डोंट नो, बट द फैक्ट इज we should realize where we stand, and we are the culprits knowingly or unknowingly for this cause, and we have not done injustice for ourselves. I always feel कि साढ़े आने वाले बच्चे ने यही देना,
ਇਹ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਮੋਨੀਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਦਿਟ ਇਜ਼ ਡਾਕਟਰਡ। एक दिन जिस दिन दिवाली हुई, दिवाली के बाद लगे आखिर जी हालात सब ठीक है, फिर जिसने 2-3 बंदे ने क्वेश्चन किए उन्हें उसी टिक ही कर लिया। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। 3 अलग अलग जनरेशन थी, 3 अलग अलग, और एक ही बात, एक ही संवाद था यहाँ पर पर्यावरण के बारे में। आपके जहन में कुछ प्रश्न होंगे, क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों से पूछना चाहेंगे तो आप पूछ सकते हैं जी। बात की और सभी लोग जो यहाँ आए हैं, हम एक वर्ग अपने आप को कहते हैं कि ये बुद्धिजीवी वर्ग है। आपने अपने विचार में ये भी कहा कि हमारे इन्वायरमेंटल साइंसेज के टीचर या इससे जुड़े हुए टीचर्स दे आर डूइंग नथिंग। और मैंने एक शेर बोल दिया कि शहर वालों की दोस्ती का कायल तो हूँ मगर पर जिस हाथ को छुमा वही खंजर निकला। सब तो पहले तो सर हिंदी मैं एक्चुअली आई एम सॉरी, सब तो पहले तो सर मैं एक चीज़ सुनाना चाहना तो सही कि भाई जड़ा तवी बचाओ अंदोलन है ना, अक्सर मैं भी जम्मू यूनिवर्सिटी पढ़ाना, मैं भी प्रोफैसर हाँ उत्थे, मैं लिटरेचर का प्रोफैसर हाँ। अक्सर जिस टाइम तुस सतवारी पार करते हो तो ये चर्चा बड़ी होंदी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कि भाई तवी बचाओ अंदोलन बड़ा एक्टिव है, तुस तवी बचा दो। मेरी हथ बनिए थोड़े के दरख्वास्त है कि तुस शहर वाले सारे तवी की बचाना बंद करी लो, क्योंकि थोड़े तवी की बचाने के चक्कर च ना साड़ियाँ तिथियाँ लगी हैं। सारा तुहें अपने जड़ा शहर में टारगेट तुसें नहीं कराना सर, ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस जड़ियाँ उत्थे तवी बचा दी ना, जिन्हें तवियों के कंढे पार्क लाने, डेवलपमेंट की बड़े प्लान तरीके कन्नै एग्जीक्यूट करा दे सारे, ਉਹਦਾ सारा जड़ा ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ दूजी साइड है ना, डेंजरस साइड और गंदी साइड, वो मेरे ग्रां च है। आ जाओ भड़ियाल ब्राह्मणा तवी अंदोलन वाले सारे और देख लो ਤੁਹਾਡੇ विकास मॉडल का जड़ा दूआ कू रूप है वो कैसा हो सकता है, उसकी शक्ल क्यों हो सकती है, उसी तुम भड़ियाल आइए दिखी लो। ਇਹਦਾ मतलब ये है कि अंदोलनकारियों की जी तवी बचाओ अंदोलन है वो कोई 10 किलोमीटर वाली तवी है, उनकी 10-12 किलोमीटर के बाद तवी जी है उनकी माता नहीं रही, वो सूर्य पुत्री नहीं रही, वो पता नहीं के बनी आती है। और अज की डेट के अज एक सर मैं गल खत्म करा, मैंने अज की होया, मैं एक दुकान जी 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 अज मैं एक दुकान उपर गया, बेसिकली ता दिक्कत हुई। मैं दुकानदार की आख्या यार तू गंदी रखना है दुकान अपनी, तेरी दुकान अंदर मक्खियां नहीं हियां, वो मक्ख जिन्हें अस मक्ख आखने सर वैसे मैं पहाड़ी आदमी है, मेरी डोगरी इन्नी अच्छी नहीं है, बट स्टिल मैं ट्राई करना कि गल थोड़े तक पुजी है। मैं गल सुन यार, ये तू दुकान की इन्नी गंदी हालत रखी दी है, बड़े बड़े मक्ख वो ना दे वर स्टिकिंग टू मी, मेरी चिमकियां ते हवानी हो, कदे इधर बजदा कोई गुल्ले उपर कदे अखे उपर। उस अनपढ़ आदमी ने, बुद्धिजीवी नहीं है वो, मैं तो मिगी तो बुद्धिजीवियों को बड़ा डर लगता है सर, मैं बुद्धिजीवियों को मैं भी हाँ एक बुद्धिजीवी, लेकिन बुद्धिजीवियों का क्या पाया था सारा स्यापा है, क्योंकि मेरे उस दोस्त ने सारी कहानी जी है वो भी बुद्धिजीवियों उपर क्या पाई है। वो आख्या देन कि सब तो बड़ा भैड़ा बुद्धिजीवी जड़ा है वो है वाशिंगटन च, है ना, तो चलो उन्हें इधर असें बख्शी उड़िया, लेकिन उनका भी जी नाराजगी जी बुद्धिजीवियों उपर गया। ठीक है, उस 8वीं 5वीं पढ़े के बच्चे ने मिगी आख्या, और जी वो दुकान है वो साड़ी तवी वाला कोई 3 किलोमीटर होनी सर, आदा भैया ये सारी मक्खी जी है तवी वाले पासों आ रही है और इफेक्ट है। मैं पहली बार सर मैं पहली बार मक्खी के नाल मुश्क उड़दियां दिखी, महसूस की लभदी ते मक्खी के नाल मुश्क। ऑब्वियस ही गल है सर, जिहड़ा पिछले 10-12 सालें का हुण मिगी दसो आ सारे इत्थे विचार गोष्ठी करने आ, ये सारे लोग साढ़े साथी है वो कुत्थे ने जिहड़े अलो करा दे ते साडी तहसील दे विच आके जाइए उत्थे डंप करो, वो कुत्थे ने जिहड़े मेरे ग्रां दे विच मेन रोड के उपरा लैटरीन की भरी दी गड्डी, गंदे लिफाफे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फ्लैश सड़िया ਦਾ होर मुश्क दी चीज़ां, जिस टाइम वो गड्डी उत्थों जाती उसी लिए उत्थों जाते। आर वी नॉट ह्यूमनस? कुत्थे न साढ़े पॉलिसी मेकर, कुत्थे न साढ़े ब्यूरोक्रेट, कुत्थे न साढ़े बुद्धिजीवी लोग, कुत्थे न तवी माता की रक्षा करने वाले लोग जेडे उत्थे माता एक केड़ा नैरेटिव है भाई, उत्थे माता ते इत्थे कौन है?
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਰਾਤਿਆਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ बेसी गल आ गई ना कि मैं अपने वाली साफ करी ओड़ी हूँ बड़ियाल वाले तुम एक काम करो तुस झाड़ू लेइए तुस अपने दरा इसी पुट्टिए तो दुए बस पाकिस्तान वाले पासा करी ओड़ो कहानी के मुकाई ओड़ो बार्डर पार कराई ओड़ो। एक पार्ट जिहड़ा मेरी ऑब्जरवेशन का यह है कि ठीक है अस विकास मॉडल की गल करने, एक तो मेरी थोड़ी ऑब्जैक्शन ही मैं उनके कन्नै सांझी की मानिक उनके कन्नै कि तुसें थोड़ी जल्दबाजी की ये टाइटल डिसाइड करने च। जेडे तुसें बड़े प्रोफैसर साहब मेरे भरा मेरे साथी ने यूनिवर्सिटी इनके कन्नै बड़ी बड़ी लंबी चर्चा चलती, ये जो तुसें बिच क्लाइमेट क्राइसिस पाई ओड़िया ना, ये क्लाइमेट तुसें कोई बड़ी ना बच्चे के सिर के उपर तुसें 6 किलो का हेलमेट चाड़ी ओड़िया इत्थे, ठीक है। तुस इन्वायरमेंटल इशूज़ की गल करते मेरे ब्रदर आए दे इन्हें तुसें उन्हें संकट च पाई ओड़िया। वो धरती की उम्र मिलियन ईयर बिलियन ईयर पिछे लेई असें इत्थे असें स्यापा पेदा इत्थे मुश्क दा, ठीक है। तो इन्हें असें कि इन्वायरमेंट का मॉडल दसना हा कि भाई इसी कियां तुस मिटिगेट करी सकते हो, इसी कियां हैंडल करी सकते हो, केड़ी बॉडीज़ की अस आखी सकने। एक चीज़ दूआ मेरे संवाद वाले सारे बंदे की गुजारिश है कि भाई अस लोग ये क्या करना। मैं खुश हाँ साढ़े नरेंद्र जी इलैक्शन लड़े है इस बार, एक लीडर साढ़े बिच बैठे दा है, कल की परमात्मा करे कुछ इनका नंबर चढ़ी है असैंबली तो कम से कम इनके दिमाग च गल तो है ना कि भाई इन्वायरमेंट भी कोई चीज़ है। इत्थों मैं चिट्ठी लिखना भाई गड्डी जी इसका रूट नहीं बदलेगा, ये बड़ियाल में ही डंप करेगी। जोड़ा ये ऑर्डर दिया तो पढ़िया लिखा नहीं है, वो पढ़िया लिखा बंदा है। वो इन्वायरमेंट वाली किताबां करिए हो सकता उसका मेन्स वाला पेपर ही इन्वायरमेंट होया हुए जो KS करनी ही IAS करनी ही, वो पढ़िया लिखा। यदा मतलब यही है कि गल्लां सारियां वधिया हैं लेकिन अस चेतन व्यक्ति नहीं हाँ। वो अनपढ़ लोग ठीक है, मेरी मां ठीक ही, साड़ियां मां जी तुलसी देर के चक्कर करती रही ही पत्ते नहीं तोड़ियो, जेडे बूटियां देर के गिरद फिरते रहते हैं भाई इस बूटे के टहनियां नहीं पुट्टियो, वो ठीक है सर, वो झूठ हा लेकिन वो झूठ बड़ा वधिया हा, ठीक है। साढ़े बजुर्ग इतने कच्चे फल भी हथ नहीं पान देंगे, तूता की शमक कने लशकाई उड़ते हैं जो कच्चे फ्रूट की कोई हथ पाता हा। अजकल तो गौरमेंट आखा दी है कि फल की कच्चा तोड़ो मसाला लाओ तो खिलाओ। ये सारा स्यापा तो सर बुद्धिजीवी ने पाया था। तो मेरी बस ये प्रार्थना है थोड़े सारे के सामने, एक तो मैं अज जो जलवायु वाला चक्कर हा ये थोड़ा टॉपिक मिसलीडिंग ही हुई है, जस्टिस नहीं हुई पाई कन्नै। दूसरी गल ये है शिरकत बड़ी घट है। तीसरी चीज़ है कि पॉलिसी मेकरस कुत्थे हैं। तुसें इत्थे जिस टाइम एकड़ा प्रोग्राम करते हो ना तुस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी वाले बंदे भी सदो, जिहड़े तुहाड़ी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है इत्थे साढ़े इलाके के तुहाड़े SP साहब आई जाते, DSP साहब SHO साहब भी आए होंगे, वधिया गल होंदी। एक ਉਹਦੇ बाद थोड़े कोई तहसीलदार साहब आए होंगे वधिया गल होंदी, थोड़े SDM साहब आए होंगे और वधिया गल होंदी, ठीक है। और थोड़े जेडे आला अधिकारी ने वधिया गल होंदी ताकि गल वधिया तां होंदी कि उन्हें पता लगता कि नहीं ये हुण तवी वाली मुश्क आन लगी पई दी है नहीं हुण स्यापा पै जाना इत्थे। वो लोग जरूरी ने असीं तो ठीक है तुसें असीं सेंसिटाइज करी ओड़िया, बट वट कैन वी डू कि मैं अज डांग लिए खड़ा होई जां बड़ियाल ब्राह्मणा शामी कि आओ मैं थोड़ी ट्राली तो मेरिया लत्तां तोड़ानियां। दूई चीज़ सर तुसें आख्या इन्वायरमेंट साइंस का कोई टीचर है डूइंग नथिंग तनख्वाह लै रहा पढ़ा रहा है सर उसकी नौकरी नहीं खानी। मैं दसना बड़ियाल ब्राह्मणा 2 स्कूल ने सरकारी, उत्थे बच्चा इन्वायरमेंट साइंस टीचर इन्वायरमेंट साइंस पढ़ा रहा है, वो पढ़ा रहा है वो अवेयर है कि गंद है और मुश्क बाकायदा बॉयज स्कूल के कुड़ियां के स्कूल आती है। लेकिन मान लो साडा मुड़ियां के स्कूल का टीचर गया और खड़ा हो गया उत्थे जाके कि मैं तवी दे इत्थे तुहानू गंदा माल डंप नहीं करन देंगा, ते दूजे दिन उसी 2 ऑप्शन आनी है कि पुत्र जा नौकरी छोड़ ते या लीडरी छोड़, ठीक है। तो सर ठीक है ये बड़ी मुश्किल है, बच्चे की बेरोजगार सारे वो बेचारे की रोजगार लब्भा दा है उसी नौकरी करन दो तो जिंदा एक काम है वो एक काम करन तो ज़्यादा बेटर है। इन्नी गल आखनी ही। थैंक यू सो मच। वैसे मैं करूँ पढ़ाई बड़ी करी आया रहा क्लाइमेट वाली लेकिन वो लोड़ नहीं पी। शुक्रिया मेहरबानी। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਚੇ, ਲੇਕਿਨ 3:30 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ 5:30 ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਅਨਮੋਲ ਭਾਈ ਦਾ ਜੇ ਬੱਸ ਚੱਲਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।